ब्लॉक 3 में जो टॉपिक दिया है वो अस्मिताएं और असमानताएं से संबंधित है। यानी कि अस्मिता की पहचान किस किस प्रकार से कोई भी समूह जो होता है उसकी पहचान कैसे बने। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो इसलिए अस्मिताएं और असमानताएं, ये जो अस्मिता के जो अस्मिता अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास होता है, उस प्रयास के द्वारा जो जो असमानताएं समाज में व्याप्त हो जाती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अस्मिता का एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई भी समूह होता है वो प्रयास करता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है। कितने समूह हैं इस तरह की चीजें आप जानते ही हैं और समूह के बारे में अंदाजा आपको है। वही अस्मिताएं जो होती हैं असमानताओं के आधार पर, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, इन आधार पर वो असमान हो जाती हैं। तो इसलिए हम ब्लॉक 3 में देखेंगे कि ये अस्मिताएं और असमानताएं के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमें डिस्कस करनी है ब्लॉक 7 डिस्कस करेंगे और ब्लॉक 8। ब्लॉक 7 की अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉक 7 में हम लोगों को दो चीजें देखनी, एक प्रजाति और दूसरी निर्जातीय। हो सकता है ये शब्द आपके लिए प्रथम बार आपके सामने आ रहा हो, लेकिन ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, प्रजाति और निर्जाति। प्रजाति यानी कि रेस, RACE, समाज को रेशियल ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक उसी तरीके से निर्जातिता की बात होती है तो इसे एथनिसिटी कहते हैं। ठीक, फिर ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग यूनिट 8 की बात करेंगे तो यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे जाति और वर्ग। यानी कि भारत में जो जातीय समाज है, भारत में जो जाति समाज में जो वर्ग की उत्पत्ति भी होती है, इसका जो एक सामाजिक सर्वेक्षण कह लें, इसका एक फील्ड वर्क कह लें, उसको हम, उस वास्तविकता को हम देखेंगे, उस वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की हम लोग हमारी इकाई में जो भी डिस्कशन होगा, डिस्कोर्स होगा, उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। अब थोड़ा इनको विस्तार में लेके चलते हैं इकाई 7 और इकाई 8 को। इकाई 7 में जैसे मैंने बताया हम लोग बात करेंगे प्रजाति और निर्जातीयता, यानी कि रेस और एथनिक ग्रुप। तो इसमें आपके लिए क्या है कि इसमें इसके उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना, प्रजाति की परिभाषा, समाज के निर्माण में प्रजाति कैसे अपना योगदान देती है, किस प्रकार से समाज का निर्माण होता है प्रजाति से, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक उसी प्रकार से वाद जब लग जाता है तो किसी ना किसी तरीके से सुपीरियरिटी की कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये प्रजातिवाद की बात चलेगी, किस प्रकार से प्रजातिवाद अस्तित्ववान है। और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे निर्जातीयता यानी कि जो मैंने बताया एथनिक ग्रुप। ये एक फ्रेंच शब्द एथनिक से बना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें निर्जातीय स्तरीकरण की बात करेंगे। निर्जातीयता में स्तरीकरण जो एक नए प्रभाव से, जो पहले था वो तो था ही, जो इसमें नए अन्य बिंदु जोड़े गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसी प्रकार से राष्ट्र निर्जातीय समूह, राष्ट्रवाद और निर्जातीयता, किस प्रकार से निर्जातीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाता है और किस प्रकार से इसी से राष्ट्रीयता का विकास होता है और भारत में इसका क्या परिप्रेक्ष्य, उसको भी समझने की हम लोग प्रयास करेंगे। और उम्मीद यही है कि ये पूरा लेक्चर जब आपको बताया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। अब अगर शुरुआत करी जाए तो शुरुआत में हम देखें कि अगर देखा जाए, जैसे आपका अपना स्वयं का धर्म होता है, तो एक धर्म जो होता है उसकी अपनी स्वयं की एक पहचान होती है, उससे वह समूह जुड़ा रहता है। इसमें प्रजाति और निर्जातीयता की अगर बात की जाए तो अगर मैं प्रजाति की आपको आम बोलचाल में एक भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो समझने का प्रयास करें। प्रजाति यानी कि रेस, संपूर्ण पृथ्वी को औपनिवेशिक काल में संपूर्ण पृथ्वी को 3 रंगों में बांटा गया है। इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझिए। पूरे जो भी नोट्स है वो आप पढ़िएगा, समझिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि इसी सेंटेंस में, वाक्य में। प्रजाति से तात्पर्य यह है कि पूरे विश्व में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको उनके भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 3 रंगों में बांटा गया है। एक वो जो गोरे होते हैं, जैसे यूरोप के लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ये गोरे हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कॉकेशाइड। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अगर देखें हिंदुस्तानी हैं, चाइनीज हैं, ये क्या है, श्रीलंका के लोग हैं। और अगर नीचे आएंगे तो एशिया के जो लोग हैं, ये जो एशिया के लोग हैं, इन्हें ये भूरे रंग के होते हैं, इनका रंग भूरा होता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मंगोलाइड कहते हैं। तीसरा आता है जो
जैसे अफ्रीका में आप जाते हैं, अफ्रीकन समाज में जब आप जाएँगे, अफ्रीका महाद्वीप में आप जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ के लोग जो होते हैं उनकी त्वचा का रंग काला होता है। तो इसीलिए जिनकी त्वचा का रंग काला होता है, उन्हें हम लोग उन्हें निग्रोइड कह देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रेस जो प्रजाति है, वो 3 रंगों में बटी हुई है। उन 3 रंगों में पहला रंग जो हम बताते हैं, पहला रंग जो है वो मैंने बताया सफ़ेद, जो गोरे लोग हैं, जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, जो लोग गोरे हैं उन्हें कॉकेसाइड कहते हैं। तो प्रजाति की पहचान रंग के आधार पर ज़्यादा होती है, इसलिए संपूर्ण समाज को 3 प्रजातियों में बाँटा गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रजाति में पहला रंग हो गया सफ़ेद, जो कॉकेसाइड है, जो आपके यूरोप के देशों में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वो कॉकेसाइड हैं। बाकी जो जो मंगोलाइड हैं, जिनको मैंने मंगोलाइड प्रजाति बताया, जिनका रंग भूरा होता है, जिनकी त्वचा का रंग भूरा होता है, जैसे भारत में, श्रीलंका, चाइना, यहाँ के लोगों का रंग इनकी और एशिया की कंट्रीज़ में इनका रंग भूरा होता है, तो इसलिए इन्हें मंगोलाइड कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में जो भी लोग पाए जाते हैं इनकी त्वचा का रंग जो काला होता है, इसलिए उन्हें निग्रोइड कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, प्रजाति को तीन तीन भागों में बांटा जाता है, पहले कॉकेसाइड, दूसरी मंगोलाइड और तीसरी आपकी निग्रोइड। जब आप अपने मस्तिष्क में ये चीज ध्यान रखेंगे, इसको बना के रखेंगे, तो ये स्पष्ट है कि जो भी आप उससे संबंधित पढ़ेंगे वो आपके लिए स्पष्ट होता चलेगा, उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ये कहा जाता है कि ये जो श्रेणियां हैं इन्हें जैविक आधार पर बांटा गया। ये जैविक आधार पर रहते हैं, इनके अपने शरीर के अलग अलग लक्षण होते हैं। शरीर के लक्षणों की अगर बात करी जाए तो आप देखिए, जैसे अफ्रीकन जो होते हैं, जो अफ्रीकन है, उनकी नाक का अलग शेप है, उनकी आँखें अलग तरीके की हैं, बाल अलग होते हैं, घुंघराले से छोटे से बाल होते हैं, आप देखते हैं उनके बाल अलग होते हैं, उनका शरीर गठा हुआ होता है। एशियन लोगों में आइए तो एशियन लोगों के शरीर की अलग बनावट है, अंग्रेज़ों के शरीर की, अंग्रेज कहने का मेरा तात्पर्य है यूरोप के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ही बँटवारा किया इस तरीके से, जो यूरोप के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, उनके शरीर की बनावट अलग है। तो इसलिए इसे जैविक आधार पर बाँटा गया, इसको ध्यान रखिएगा। प्रजाति को जैविक आधार वाले शारीरिक लक्षणों के समूह के रूप में बाँटा जाता है। और इस तरह की बात करी जाए तो इस तरह का विभाजन तो 18वीं शताब्दी में जो भौतिक मानव विज्ञानी थे, भौतिक मानव विज्ञानी यानी कि जो जो मानव समाज का अध्ययन करते थे, साथ में जो भौगोलिक मानव यानी कि मनुष्य के उनके भौगोलिक आधार पर जो अध्ययन करते थे, वो जो भौतिक मानव विज्ञानी थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। और फिर ये धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा और ये बढ़ते-बढ़ते फिर नृजाति केंद्रीयवादिता पर आ गया। नृजाति केंद्रीयवादिता समाजशास्त्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण कांसेप्ट है। इससे नृजाति केंद्रीयवादिता से तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति अपने को अन्य समूह से, अन्य जाति प्रजाति से उच्च समझता है, उसे नृजाति केंद्रीयवादिता कहते हैं। और एक फ्रेडरिक फरार थे, उन्होंने 1866 में बुक लिखी थी राइट्स ऑफ राइट्स। तो उन्होंने कहा था लोगों को उन्होंने भी ये बात कही, लोगों को सभ्यता के आधार पर उन्होंने सभ्यता पर बांट दिया। मैंने शारीरिक लक्षण बताए जो सबसे पहले, तो उन्होंने सभ्यता के आधार पर बांट दिया कि 3 तरह से लोगों को बांटा जाता है। पहले वो जो असभ्य हैं, जैसे आप कह लेंगे सभी अफ्रीकी देश, जो फ्रेडरिक फरार ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके आधार पर असभ्य लोग, यानी कि सभी अफ्रीकी जिनके मतलब अफ्रीकी हैं, उसके बाद ये असभ्य थे, अर्ध असभ्य, इसमें भी चीनी लोग आ गए, सब में यूरोपीय, और जब उन्होंने अमेरिकन समाजों को, सेमेटिक समाजों को डाला। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है इनको 4 और प्रकार से एक केरोलस लीनियस थे, उन्होंने 4 प्रकार से बांटा। पहला उन्होंने बताया कि अमेरिकन लाल रंग उन्होंने दे दिया, यूरोपियन उन्होंने दे दिया सफेद, एशियाई दे दिया पीला और अफ्रीकी दे दिया काला। तो इस तरीके से इन्होंने 4 प्रकार से बांटा। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वो किताब में आप देख सकते हैं। और सामाजिक निर्माण अगर बात करी जाए तो और ये क्यों अस्तित्व में है, इसलिए आया क्योंकि औपनिवेशवाद था। औपनिवेशवाद ने निर्जाति केंद्रीयवादिता को अधिक हवा दी। जो प्रजातियां थी वो अधिक प्रबल हो गई। उन्होंने जो भी रेस थे उन्होंने अपने हिसाब से बांटा, क्योंकि उनका औपनिवेशिक काल था। कॉकेसाइड जो सफेद लोग थे, गोरे लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, अमेरिकन, उनका समाज पर आधिपत्य था, इसलिए उन्होंने समाज को इस रंग में बांट के, इसलिए उनकी सुपरमेसी भी रही कि कॉकेसाइड लोग शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, अन्य हर प्रकार से वो उच्च हैं।
तो इसलिए ये अन्य प्रजातियां थी जो मंगोलाइड बताई, और जो मैंने आपको मंगोलाइड के साथ साथ आपको जो मैंने निग्रोइड बताए, तो ये उससे अपने को सुपीरियर मानते थे। और समाज निर्माण के रूप में अगर प्रजाति की बात करी जाए जो हम लोग देखते हैं, तो ये जैसे मैंने बताया, ये एक जैविक श्रेणी की अगर हम बात करें, तो ये एक जैविक श्रेणी के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे कुछ समाजशास्त्री हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो ये कहते हैं कि प्रजाति को केवल एक जैविक विरासत नहीं मानते। ये नहीं कहते कि केवल जैविक है, बल्कि ये कहते हैं कि ये एक सामाजिक निर्माण है प्रजाति, क्योंकि जो एक रेस है उसका अपना एक समाज है, उसके समाज में अपने मूल्य हैं, अपने मानदंड हैं, अपने आदर्श हैं, वो उनके अनुसार काम करता है। तो प्रजाति और उसके आनुवंशिक जैविक अध्ययनों से जो जो ये कहते हैं कि केवल वो जैविक है, उससे इतर समाजशास्त्री, क्योंकि समाज का अध्ययन करता है, इसलिए प्रजाति में, रेस में जो समाज होते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने सामाजिक लक्षणों से भी इनकी पहचान होती है। उनके सामाजिक ये सामाजिक वर्गीकरण का एक सामाजिक आधार भी है। इसका अपना स्वयं का एक इतिहास है, लोगों को वर्गीकृत करने की एक उन्होंने राजनीति, जो बताया औपनिवेशिक ने, उन्होंने एक राजनीति भी इसकी शुरू करी। और प्रजातिवाद की बात अगर जैसे करी जाए, प्रजातिवाद मैंने बताया कि जहाँ पर वाद जुड़ जाता है वहाँ एक अलग तरह की बात हो जाती है। जैसे कि जो इतिहासकार और जो विद्वान हैं, उन्होंने ये माना कि मानव अफ्रीका में उत्पन्न हुआ, और इतिहास विभिन्न चरणों में होते हुए विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर चला गया। लोगों ने भौगोलिक अंतर को अपनाया और इन विशेष वातावरणों में उपयुक्त जो अनुकूल लक्षण थे उनको भी अपनाया। इसके अलावा लोगों के बीच इतना अंतर है कि जैविक श्रेणी पहले ही सिमट चुकी थी, जैसे कि जो अन्य उस समय के भौगोलिक मानवशास्त्री थे उन्होंने बताया। अगर डार्विन के सिद्धांत की बात करी जाए, डार्विन के सिद्धांत की योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हम लोग जानते हैं। डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात थी, उसमें उसको समझने का प्रयास करेगा, उसमें यही था जो अधिक बलवान है वो कमजोर को अपनी शक्ति से उनका नरसंहार करेगा और उनकी प्रजाति को खत्म करने का प्रयास करेगा और अपने प्रजातिवाद को आगे बढ़ाएगा। डार्विन का जो युगतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का तात्पर्य यही निकलता है कि जो जिनका आधिपत्य इस समाज पर है, जिन्होंने औपनिवेश बनाया है, वो अन्य प्रजाति के लोगों को उनका नरसंहार करेंगे, उनको दबाएंगे, उनको कंट्रोल में रखेंगे। इसलिए जो कॉकेशाइड हैं, जो गोरे लोग हैं, वो प्रजातिवाद को उन्होंने इस तरीके से बढ़ाया कि अपनी प्रजाति को उन लोगों ने आके ला के रखा कि मतलब ये इस प्रकार से एक प्रक्रिया भी है जिसके माध्यम से कुछ लोगों को उन्होंने हाशिए पर भेज दिया और उन पर हावी हो गए और उन्हें नियंत्रित कर लिया। ये एक तरीके का प्रयास था। और इस पर प्रजाति का विचार कहा जाए तो केवल वैज्ञानिक नहीं था, ये एक अलग तरीके से एक सामाजिक निर्माण इसका हो गया था। और ये धीरे-धीरे प्रजातिकरण की, यानी कि प्रजाति को के फैलाव की एक प्रक्रिया जुड़ गई। जैसे हम लोग आज भी अगर कहा जाए तो जो यूरोप के हैं या अमेरिका के हैं, वो गोरे हैं, उनको देख के हमें लगता है कि हाँ, वो सुपीरियर हैं। तो ये प्रजातिवाद की एक भावना समाज में फैलाई गई। हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे बताया कि क्योंकि उन्होंने हम पे नियंत्रण किया, अपने को ज़्यादा बौद्धिक उन्होंने दिखाया, तो ये हम लोगों के ऊपर इस तरीके के विचार हावी हो जाते हैं। यही प्रजातिवाद है कि हम उन्हें एक उच्च श्रेणी का मानते हैं। और जैसे कि उदाहरण के लिए देख लें कि आप ब्राज़ील है और अन्य देश हैं, वर्ग की स्थिति अगर देखा जाए तो वहाँ पर रंग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया कि आपको इनमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो यही है कि प्रजाति तो 3 रंगों में बाँट दी गई। फिर धीरे-धीरे इसमें प्रजातिवाद की स्थापना हुई। प्रजातिवाद की स्थापना से तात्पर्य यही है, जैसे मैं बताया, जो औपनिवेशिक काल में क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने और अमेरिकन कंट्रीज़ ने इन्होंने नियंत्रण किया, तो नियंत्रण करने के कारण इन्होंने अपने प्रजातिवाद को, हम इन सब पे जो हाशिए पे लोग थे उनके ऊपर हावी हो गए और उन्होंने अपने प्रजाति को उनके ऊपर फैलाया। अब अगर इसी तरह से बात की जाए तो निर्जातीयता की बात होती है कि निर्जातीयता क्या है? हम निर्जातीयता की बात करते हैं। प्रजाति, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। मैंने जो प्रजाति बताया, प्रजाति बेसिकली 3 है, इसे याद रखिए। कॉकसाइड,
मंगोलाइड और निग्रोइड। और प्रजातिवाद क्या है ये भी बताया। नृजातिता की बात आती है। नृजाति और प्रजाति में अगर हम देखें तो जो नृजाति है, मैं इसको अंग्रेजी में एथनिक कहते हैं, एथनिसिटी। और प्रजाति को बताया था, प्रजाति को रेस कहते हैं, RACE, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसे कहते हैं। तो नृजाति से तात्पर्य एथनिक, एथनिक शब्द है और हम लोग अंग्रेजी में से एथनिसिटी भी कहते हैं। इस शब्द का एक बड़ा लंबा इतिहास है देखा जाए तो। इस शब्द की उत्पत्ति एथनोस एक ग्रीक शब्द था। एथनोस, आपको ये पता होगा, शुरुआत में 2 ही भाषा थी, लैटिन और ग्रीक। जितने भी विज्ञान की भाषाओं का जितने भी शब्द दिए गए, टर्मिनोलॉजी है, ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक से ही उत्पन्न है। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द पुराने हैं, जो भी अस्तित्व में है, वो सब लैटिन भाषा के होंगे या ग्रीक भाषा के होंगे, इन्हीं के आधार पे होंगे। तो अगर कहा जाए तो इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथनोस से हुई, जिसका अर्थ राष्ट्र है, एक अलग राष्ट्र है। लेकिन इसे एक राजनीतिक इकाई मानने के बजाय एक जो खून होता है, जो रक्त होता है, या वंश वाले व्यक्तियों की इकाई माने जाने लगा। यानी कि जो निरंतर एक ही खून वाले लोग बढ़ते चले गए, इसलिए उन्हें एथनिक कहा जाना। अभी और स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, समझते चलिएगा धीरे-धीरे। इसके अगर देखा जाए तो इसके विश्लेषणात्मक मतलब ये कहा जाए तो एथनिकोस ये एक शब्द है, जो ये भी लैटिन का शब्द है, एथनोस। इसमें एथनिकस कहा जाता है इसे। एथनिकस शब्द मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, एक लैटिन वर्ड है एथनिकस, उसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एथनिकस का मतलब ये हो जाता था, इसका अभिप्राय हो जाता था गैर ईसाई लोग, क्योंकि ईसाई धर्म, औपनिवेशवाद फैलाया गया। जब औपनिवेशवाद हुआ यूरोपियों के द्वारा, तो ये दिखाया गया कि ईसाई धर्म प्रबल है। तो ईसाई धर्म यानी कि जो ईसाई नहीं है, गैर ईसाई, जिनका ईसाई धर्म नहीं है, उन्हें इन्हें इन लोगों को एथनिकस कहा जाने लगा। और इसी हिसाब से समाज का डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में स्थिरीकरण फैलाया जाने लगा। यानी कि उन लोगों को एथनिकस कहा जाता था जो गैर ईसाई होते थे, यानी कि अन्य लोग, वो एथनिकस कहलाते। इसको एक लाइन में फिर से समझने का प्रयास किए। एथनिसिटी, नृजातीयता जो शब्द बना है, ये लैटिन शब्द एथनिकस से, इसका तात्पर्य यह है कि गैर ईसाई लोग, यानी कि जो क्रिश्चियन है, उनके अलावा जो भी समाज है, उनको एथनिक कहा जाने लगा। यानी कि जिनकी आस्था अब दूसरे धर्म में या दूसरा किसी भी प्रकार के मत होंगे, उसमें रहती है। और इस अंग्रेजी में अगर कहा जाए, इसमें लंबे समय तक इस शब्द को लोगों ने प्रयोग किया, और ना तो केवल ईसाई, ना यहूदी, यानी ये कहा जा सकता है कि जो मूर्ति पूजक लोग हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके लिए कहा जाने लगे। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो नरजातीय लोगों से तात्पर्य कि वो अलग, यानी कि वह अलग जो हम जैसे नहीं है। अब यहाँ समझिए, ईसाई है, जो गैर ईसाई है, यानी कि जो अन्य समूह है, जो हम जैसे नहीं है, उन्हें नरजाति कहा जाना, एथनिक कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसकी पहचान, यानी कि वह अन्य लोग, धर्म तो अपनी जगह प्रबल था, वह अन्य लोग जो हम जैसे नहीं है, यानी कि कोई एक अन्य समूह। प्रजाति 3 रंगों में बटी थी, उसका तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया। नृजाति यानी कि जो हम जैसे नहीं है, यानी कि आप जितने भी आप लोग हैं, आप लोग स्कॉलर्स हैं, जो आप लोगों के समूह, आप उसे पहचानने का प्रयास करिए कि जो आप जैसे नहीं है, उनके अलावा जो होते हैं, उन्हें एथनिक समूह कहा जाने लगा था, यानी कि हम जैसे नहीं थे। और अगर देखा जाए तो ये शब्द काफी इस्तेमाल भी किया, और धीरे-धीरे इसको धीरे-धीरे जैसे समय बढ़ता गया, तो इसका अर्थ भी बदल गया। इसका अर्थ बदलने से तात्पर्य ये हो गया कि फिर ये कि मतलब कि उसमें कि मतलब वे बनाम हम, यानी कि वी और दे की भावना थोड़ी कम हो गई। जैसे-जैसे समाज 20वीं शताब्दी में, तो अब ये इतना ज़्यादा एथनिसिटी नहीं है, क्योंकि अगर होता, तो ये शब्द आप लोगों को उसे सुनते, समझते। इसलिए धीरे-धीरे समाज जैसे बढ़ता चला गया, तो ये इस शब्द की महत्ता, यानी कि वे बनाम हम की महत्ता खत्म होती चली गई। और ये क्योंकि औपनिवेशिक काल में इस तरीके की व्यवस्थाएँ बनी थी, इसलिए कहा जाता है। तो और नरजातीय लोगों के अगर कहा जाए तो फ्रेंच प्रेयर जो शब्द एथनी का प्रयोग हम करते हैं, तो वुमेन, टीके वुमेन है, बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि इससे ऐसे लोगों को परिभाषित किया जाता था जिनकी विशेषता एक साझा इतिहास, जिनका एक अपना इतिहास है, जिनकी अपनी एक संस्कृति है, एक परंपरा है, अपनी एक भाषा है, और अपनी वे ऑफ स्टाइल, लाइफ जीने का एक अपना तरीका, एक जीवन शैली है। और एक चीज़ इन्होंने और कही, देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ समझिएगा,
ये तो मैंने बता दिया, जिनका एक ये उस समूह कहा जाता है जिनका एक अपना इतिहास है, जिनकी अपनी एक खुद की साझी परंपरा है, जिनकी अपनी एक भाषा है और अपनी एक जीवन शैली है। इसके साथ उन्होंने एक नई चीज़ और जोड़ी कि घर या जड़ से उखाड़ने की भावना। इन्होंने इसमें नरजातीयता में टीके ओमेन साहब ने एक नई चीज़ और जोड़ दी कि उन्हें घर या जड़ से उखाड़ फेंकने की जगह, यानी कि वो जहाँ उनका स्थायित्व, जहाँ वो रहते हैं, उन्हें वहां से उखाड़ के फेंक दिया जाए। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उनके अनुसार निर्जातिता तब बनती है जब सैनिकों द्वारा कहीं किसी क्षेत्र को विजय कर लिया जाता है, औपनिवेशिक कारण या पलायन के कारण लोग अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से उखाड़ दिए जाते हैं या उन्हें वहां से हटा दिया जाता है, यानी कि आधिपत्य हो जाता है। जिस तरीके से औपनिवेशिक काल में अन्य लोगों को अन्य समूहों को हटाया गया, इस तरह से विस्थापित लोग जब अपनी भूमि से दूर हो जाते हैं तो वो अपनी देशीय जीवन शैली को अपनाते हैं और उन्हें फिर उसके बाद उन्हें नरजातीय समूह कहा जाने लगता है। वो उनका विचार, उनके जीवन का तरीका, हर चीज बदल जाती है। अगर बात कहा जाए कि भाई नरजातीय समूह की आरंभिक धारणा जैसे मैंने बताया कि है, तो इसमें केवल मेन ये है कि इसमें केवल हम लोग इसे इस आधार पे नहीं बांट सकते कि जैविक, एथनिक, जैविक के साथ साथ सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक जहाँ भी, सामाजिक की जहाँ बात है, समाजशास्त्र में स्पष्ट समझ जाइए कि समाज की बात हो रही है, समाज के समस्त अंगों की बात हो रही है, उसका उस तथ्य पर और तथ्य का उस पर पड़ने वाले प्रभाव। जहाँ मनोवैज्ञानिक बात होती है तो यानी कि मनुष्य के द्वारा जो भी नई चीजें निर्मित करी जा रही है, मनुष्य द्वारा जो विचार लिए जा रहे हैं, उनकी बात होती है। और इसीलिए जैसे मैंने बताया, निर्जातिता में उनकी अपनी एक खुद की परंपरा होती है, अपना एक भाषा होती है, जीवन शैली होती है, अपना एक क्षेत्र विशेष होता है और वो अपनी एक नई चिंतन, अपनी एक नई सोच लेकर चलते हैं, जो जो अपने को जो एक अलग समूह को बनाती है। निर्जातीयवादिता भी होती है इसमें। निर्जातीय समूह को परिभाषित करने के लिए सिर्फ समझिएगा, सिर्फ समान शारीरिक लक्षणों को ही नहीं काफी समझाता। इसमें समान शारीरिक लक्षण ही काफी नहीं होते, बल्कि उनके साथ उनके 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 अंदर खुद एक डिफरेंशिएशन उनकी जीवन शैली, उनके व्यवहार, उनकी साझी परंपरा और स्थान की वजह से हो जाती है। जैसे कि अगर कहा जाए मूल्य होती हैं, अपनी प्रथाएं होती हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, जीवन शैली होती है, उनका अपना क्षेत्र विशेष होता है, भाषा होती है, धर्म होता है। यानी कि ये सब निर्जातिता के बड़े महत्वपूर्ण तथ्य बन गए। कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हो गए निर्जातिता के अगर देखा जाए तो? जैसे मूल्य है, प्रथाएं हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जीवन शैली है, उनके क्षेत्र विशेष हैं, भाषा, धर्म, ये सब एक निर्जातिता के अपने एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। इसको ध्यान ध्यान जरूर दीजिएगा। और अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से एक धारणा की बात करें तो एक ये साझी चेतना, साझी पहचान, मतलब या एक साझी पहचान की बात करते हैं तो एक सामूहिक चेतना की बात करते हैं, तो इन्हें सामूहिक चेतना के रूप से भी बताया जा सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य जैसे मैंने बताया, इससे केवल जैविक ही नहीं, शारीरिक ही नहीं, इससे सामाजिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। तो समाज शारीरिक से यानी कि उनके जो शरीर के जो रंग है, जो भी शारीरिक लक्षण उसके अनुसार एक हूँ। ये पहला शारीरिक हो गया, निर्जातिता की बात कर रहा हूँ, निर्जातिता क्या होती है। दूसरी बात हो गई इसी के साथ सामाजिक, यानी कि उनकी अपनी खुद की परंपराएं होती हैं, मूल्य होते हैं, भाषा होती है, धर्म होता है, अपने खुद की जीवन शैली होती है, अपने एक इतिहास की पृष्ठभूमि होती है। ये सब जो तथ्य हैं ये इसके सामाजिक लक्षण बनते हैं। इसी तरीके से जब निर्जातिता में हम तीसरे तत्व की बात लाते हैं, मनोवैज्ञानिक बात लाते हैं, तो एक इसमें एक सामूहिक सोच डेवलप हो जाती है, एक सामूहिक चेतना हो जाती है कि हम सब एक हैं। यानी कि किसी समूह में जो मौजूद है वह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसमें जो देखा और माना जाता है उसे ही निर्जातिता के आधार पर लिया जाता है, एक व्यक्ति से मतलब नहीं होता। और अगर बहुत आसान शब्दों में मैं कहूं तो इसे शारीरिक, मनोवृत्तीय, व्यवहारिक और सांस्कृतिकी विशेषताओं का समान रूप से होना ही निर्जातिता की भावना को प्रबल कर देता है। यानी कि शारीरिक, मनोवृत्तीय, व्यवहारिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, इससे पहचान हो जाती है कि निर्जातीय समूह समूह कौन सा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को ये थोड़ा और, अगर निर्जातीय समूह की बात करी जाए तो पॉल ब्रास थे, पॉल ब्रास
सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप पढ़ेंगे, जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे आपको मिलता जाएगा। पॉल ब्रास के अनुसार नृजातीय समूह को परिभाषित करने के 3 तरीके। पॉल ब्रास ने बताया कि अगर आप नृजातीय समूह को परिभाषित करते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहला उन्होंने बताया कि उसे उसकी वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है। उसे उसकी वस्तुनिष्ठ, जब यहाँ पर हम ये बात करेंगे, ये पॉल ब्रास ने जो बताया, इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स की जो सामूहिक चेतना का जो सिद्धांत है, जो वर्ग संघर्ष में जो लाता है, इसको वहाँ से समझने का प्रयास करिए। सामूहिक चेतना की बात होती है, ठीक है? जो 3 बात बताई पॉल ब्रास ने, पहले कहा कि उसे उसकी वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। उसे उसमें प्रचलित व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं की भावना से परिभाषित किया जा सकता है, और तीसरा व्यवहार के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह में अगर पहली परिभाषा का ये मतलब निकलता है कि एक समूह में कुछ ऐसी विविधि वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक विशेषताएं विद्यमान होती हैं जो उसे अन्य समूह से अलग करती हैं, जैसे भाषा हो गई, धर्म हो गया, वेशभूषा हो गई, उनके अन्य इत्यादि, मतलब जो भी अन्य जाति चिंतक है, जातीय, उनके जो अपने खुद के चिन्हक है वो हो गए। इसी के माध्यम से एक नजातीय समूह दूसरे नजातीय समूह में विद्वान भेदों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें बनाए रखा है। इसलिए एक नजातीय समूह अगर कहा जाए तो अगर उदाहरण देखा जाए तो दूसरे नजातीय समूह के साथ आर्थिक क्रियाकलाप के उद्देश्य से परस्पर परस्पर प्रभावी व्यवहार करते हैं, और उसके वस्तुनिष्ठ नृजातीय चिन्हक उसकी पृथक सामूहिक पहचान की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। और दूसरा पहलू जैसे बताया कि व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं की उपस्थिति का मतलब है समूह में नृजातीय स्वचेतना का मौजूद होना, यानी कि जैसा पहला पॉइंट है, किसी एक वस्तुनिष्ठ विशेषताएं होंगी, जो मैंने बताया, धर्म हो गया, अपनी जाति हो गया, अपना धर्म हो गया, अपनी पहचान हो गई, भाषा, अपना क्षेत्र हो गया, ये पहला हो गया, जो पहला पॉइंट में बताया कि वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है। दूसरा, उसमें प्रचलित व्यक्तिनिष्ठ भावनाएं, ये जो भावनाएं होते हैं इन्हें ही व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। और तीसरा था व्यवहार के आधार पर एक उनका एक अपना अलग प्रकार का व्यवहार होता है, उससे निर्देशित होते हैं। नृजातीयता यानी कि एथनिसिटी के अगर प्रमुख घटकों की बात की जाए तो उसमें कह सकते हैं कि इस प्रकार नृजातीय समूह एक ऐसा समुच्चय है, यानी कि एक ऐसा जोड़ है समाज जिसे अन्य समूह से भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, पैतृक गृह, संस्कृति इत्यादि में भिन्न मानते हैं। यानी कि एथनिसिटी एक अलग ही समाज को का निर्माण करते हैं, एक अलग ही प्रकार की पहचान। ये अस्मिता पहचान से ज्यादा प्रभावित होता है, और भिन्न भिन्न एथनिक समूह के मध्य, भिन्न भिन्न नृजातीय समूह के मध्य असमानताएं भी पाई जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये इन्हें अन्य समूह से अगर कहा जाए तो भाषा, धर्म, प्रजाति, पैतृक गृह, इनके घर जो है, संस्कृति इत्यादि से भिन्न मानते हैं, और इनसे विभेद किया जाता है। और इसके सदस्य अपने को दूसरे से भिन्न मानते हैं, जो वास्तविक भी हो सकता है या एक मिथक भी हो सकता है, अपने द्वारा बनाई खुद की, मतलब जो इंसान अपनी संस्कृति के इर्द गिर्द एक रचना कर लेता है, क्रियाकलाप जोड़ लेता है, तो इस प्रकार अपनी संस्कृति को उच्च मानता है, दूसरे की संस्कृति को निम्न भी मानने लगता है। तो इस प्रकार से ये एक अलग तरह के उससे समूह का निर्माण होता है। और फिर उसी के बाद अगर जैसे नृजाति के प्रमुख घटक की बात की जाए, मैं इसे थोड़ा, और क्योंकि मुझे उम्मीद है कि प्रजाति और नृजातीयता क्या आपको अंतर पता लग गया होगा। प्रजाति क्या है, मैंने बताया 3 रंगों पर आधारित है, इसीलिए समाज को 3 रंगों पर आधारित होकर बांटा गया। नृजातीयता क्या है, नृजातीयता के साथ साथ रंगों के साथ साथ उसमें उस जो भी एथनिक ग्रुप है, जो भी समाज है, एथनिक ग्रुप है, उसकी अपनी भाषा होती है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी जीवन शैली होती है, परंपराएं होती हैं, धर्म होता है, उसका एक अपना क्षेत्र विशेष होता है। इसलिए प्रजाति के साथ तो केवल रंग ही जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रजाति के साथ रंग जोड़ा गया, जैसे 3 वो बता दिए। उसके अलावा जब एथनिसिटी की बात आती है तो इसमें अन्य चीजें भी जोड़ी जाती हैं, जैसे मूल्य बताया, परंपराएं बताई, जीवन शैली बताई, धर्म बताया, भाषा बताई, एक निश्चित क्षेत्र बताया। नजातीय स्त्रीकरण भी समाज में पाया जाता है, जैसे कि आप अगर देखा जाए तो स्तरीकरण क्या है, स्तरीकरण बता चुका हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप में अगर बांट दिया जाता है तो स्तरीकरण होता है। तो स्तरीकरण अगर कहा जाए तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोगों को उनकी प्रॉपर्टी, संपदा, उनकी सत्ताधिकार यानी कि अथॉरिटी, और प्रतिष्ठा यानी कि प्रेस्टीज के आधार पर असमान रूप से श्रेणियों में बांटा जाता है। उन्हें संपदा, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, उनकी पॉलिटिकल पावर, सत्ता, अथॉरिटी के आधार पर, और उनकी प्रतिष्ठा यानी कि
उनकी जो डिग्निटी समाज में है, जो एक वैल्यू है समाज में, जो उनका एक पहचान है, उसके आधार पर आसमान उससे श्रेणियों में बाँटा जाता है। जैसे कि हम समाज में देखते हैं किसी समाज में व्यक्तियों को किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उच्च सम्मान प्राप्त है, कुछ लोगों को कम होता है। जैसे आप अगर देखें तो जो लोग समाज सेवा करते हैं, तो उनकी अलग पहचान होती है, उनका नाम चलता है। जैसे उदाहरण दिया जा सकता है अन्ना हज़ारे। अन्ना हज़ारे हमें एक अलग व्यक्तित्व दिखते हैं, उनकी अलग एक पहचान होती है। तो इसी प्रकार से प्रतिष्ठा के आधार पर भी लोगों को असमान श्रेणियों में बाँटा जाता है। उसी प्रकार संपदा, प्रॉपर्टी की बात हो जाए, भाई प्रॉपर्टी की बात होगी तो हमारे सामने हमारे देश में कई ऐसे अगर आप देखें तो बिज़नेसमैन है, बिज़नेस टाइकून है, जो संपत्ति के आधार पर लोगों को बाँटते हैं। इसी प्रकार सत्ताधिकार जिनके पास अथॉरिटी है, यानी कि जिनके पास अथॉरिटी, आप अथॉरिटी में भी देख सकते हैं, जिनके पास सत्ता है, उन्हें भी स्तरीकृत किया जा सकता है। तो ये स्तरीकरण के एक प्रकार से नरजातीयता में भी ये आते हैं। और एक नई चीज़ इसमें जो जोड़ी गई है वो है वर्ग और जेंडर। वर्ग के आधार तो मेन हो गया, वर्ग के आधार पे एक जेंडर, एक नरजातीय स्थिरीकरण में एक इन आधार पे तो नरजातीय स्थिरीकरण होता ही, जो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के आधार पर, व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर, सत्ता के आधार पर। लेकिन एक नई चीज़ जोड़ी गई है जेंडर, यानी कि महिला और पुरुष, इनके मध्य भी इन्हें भी एथनिक समूहों में, ग्रुपों में बाँट दिया गया कि महिला को एथनिक ग्रुप बना दिया और पुरुष को एथनिक ग्रुप बना दिया। हालाँकि इस मॉडल से प्रभावी समूह जो भी मतलब बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी जाती है कि लेकिन फिर भी है कि हाँ, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होना है। ये बहुत बड़ा ये डिफरेंशिएशन समाज में बेहतर नहीं माना जाता है। इसी तरह नरजातीय राष्ट्रवाद की बात होती है। व्यक्ति अपने को नरजातीयता के आधार पर राष्ट्रवाद के आधार पर अपने को उच्च मानने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ वो अपने को उच्च मानते हैं, अपने को एथनिक समूह के हिसाब से, अपने को भाषा के आधार पर, अपने को धर्म के आधार पर, अपने जीवन शैली के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर अपने को उच्च मानते हैं। तो ये नरजातीय राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है, नरजातीय राष्ट्रवाद हो जाता है। राष्ट्र नरजातीय समूह तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र आप जानते हैं भाई, कोई देश है, समाज है, राज्य है, वही एथनिक समूह हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से ये ये राष्ट्रवाद, ये नरजातीयता की भावना राष्ट्रवाद को भी हवा देती है, राष्ट्रवाद को भी प्रकट करती है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब जब एथनिसिटी, नरजातीयता और राष्ट्रवाद एक, जैसे भारत है, भारत के लोग अपने को राष्ट्रवाद के आधार पर दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। भाई अपने को अच्छा बेहतर समझते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य देश हैं, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना नरजातीयता के आधार पर होती है कि हमारी जो भाषा है, हमारे जो क्षेत्र है, जो हमारे परंपराएं हैं, मूल्य, हम उस आधार पर श्रेष्ठ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अस्मिताएँ और असमानताओं में जो हम लोगों ने ब्लॉक 3 में जो इकाई 7 डिस्कस करी, जिसमें प्रजाति और नरजाति की बात हुई, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब बात आती है इकाई 8 की, जिसमें हम लोग बात करते हैं जाति और वर्ग। जब जाति और वर्ग की बात, वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो इकाई 7 की बात थी, इकाई 7 की बात हमने एक सार्वभौमिक व्यवस्था के आधार पर, यानी कि एक विश्व परिदृश्य में हम लोगों ने उस विचार विमर्श को हम लोग लाए। अब जब जाति और वर्ग की बात आती है, तो जाति भारतीय समाज के, जैसे मैंने शुरू में बताया, जाति भारतीय समाज की एक यूनिक व्यवस्था है, एक अलग व्यवस्था है। जाति किसी अन्य प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन समाज में पाया जा सकता है, लेकिन ये जाति भारत में ही पाई जाती है। भारत की एक अपनी स्वयं की एक सामाजिक व्यवस्था थी। जातिवाद ने इसको जरूर गड़बड़ाया, लेकिन जाति समाज को समूहगत रखने के लिए, समाज को बांधे रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई व्यवसाय दे दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अस्तित्वमान रहने के लिए उसकी अपनी स्वयं की चीजें अस्तित्व में आए और उसकी अपनी एक पहचान बने। तो जातीय वर्ग की अगर देखा जाए, तो ये मैं इकाई 8 की बात कर रहा हूँ। इसमें हम लोग आप जानते हैं, जैसे शुरुआत में उद्देश्य भी होती है, प्रस्तावना होती है, जाति मॉडल की मूल विशेषताएं क्या है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और कौन-कौन सी चीज़ें जाति बंधनों को तोड़ती हैं। ऐसे कौन से ढांचागत परिवर्तन है, जिसमें आर्थिक संबंध हो सकते हैं, सत्ता भी हो सकती है, प्रभावी जाति भी हो सकती है। कैसे ढांचागत परिवर्तन ये तोड़ता है। जाति और वर्ग में गठजोड़ क्या होता है? एककालिक जाति चुनाव, जाति और में गतिशील, यहाँ पर हम लोग फिर जाति और वर्ग के बाद फिर जाति में गतिशीलता को भी ध्यान देंगे।
और वर्ग की व्याख्या भी करेंगे और ये भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे, हिंसा और शोषण की घटनाएं भी होती हैं। अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए जाति और वर्ग दोनों बहुत बेहद जरूरी हैं। और जाति और वर्ग को अगर जब आप समझ लेंगे, आप इसमें समझ लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जाति मॉडल की बुनियादी विशेषताएं क्या है, ये आप समझ जाएंगे। और ये आप ये समझा सकें किस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण में वर्ग किस तरह से भूमिका अदा करता है। ये भी जान जाएंगे जाति और वर्ग किस तरह गठजोड़ बनाकर असमानताओं को प्रबलता प्रदान करता है। ये भी जान जाएंगे कि समाज में जाति कुछ निश्चित कार्यों के निर्वाह में एक बुनियादी इकाई के रूप में किस तरह काम करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाति की विशेषताएं मैंने पिछली बार बताया, तो ये समझिएगा कि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में जाति कुछ निश्चित कार्यों के निर्वाह में एक बुनियादी इकाई के रूप में एक सेगमेंटल डिवीजन, जैसे जीएस गुरे ने कहा था, एम एन श्रीनिवास ने कहा था, उसके रूप में किस प्रकार से अस्तित्व में आती है। और इसी के साथ साथ भारतीय समाज में जाति स्तरीकरण की बात कर लेंगे, जाति गतिशीलता की भी बात हम कर लेंगे। और जाति मॉडल की अगर बात करी जाए तो जाति क्या है मैं आपको बता चुका हूं, जैसे जीएस गुरे ने कहा, जाति की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। किसी भी जाति की अपनी एक स्वयं की पहचान होती है। पहचान से तात्पर्य उसकी स्वयं की अपनी वेशभूषा है, अपने खान पान का तरीका है, अपने समूह की अपनी प्रबल भावनाएं हैं, अपनी चेतनाएं हैं, समाज उसका अपना स्वयं का कोई एक व्यवसाय होता है। तो इसलिए जाति की कुछ अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं, इसी हिसाब से जाति बटी होती है। अगर हम बात करें तो जाति मॉडल की, ये थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा आप जरूर, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे। आंद्रे बेते बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। तो उन्होंने अगर कहा जाए, उन्होंने जाति मॉडल के इस परिप्रेक्ष्य में बुनियादी विशेषताओं की रूपरेखा उन्होंने एक विश्लेषणात्मक योजना के की के के प्रारूप के चक्कर में उन्होंने बताया कि ये जो जाति मॉडल है, ये मॉडल लोगों के कुछ विशेष वर्गों द्वारा माने और व्यक्त किए जाने वाले विचारों पर आधारित है। यानी कि जो जाति मॉडल है वो कुछ विशेष वर्गों द्वारा माने जाना, विशेष वर्गों द्वारा कुछ माना जाना और उनको व्यक्त किया जाना है। ये उनके आचरण पर आधारित नहीं है। हालांकि इसके अध्ययन के लिए अब उन्होंने बताया कि अनुभव जन अध्ययन यानी कि फील्ड स्टडी होनी चाहिए। देखिए दो व्यू होते हैं, एक बुक व्यू, एक फील्ड व्यू। बुक व्यू वो होता है जैसे आप हटन को पढ़ेंगे या और जो पुराने मानव शास्त्री या समाज शास्त्री थे, उन्हें भारतीय समाज के लिए बुक व्यू लिया। इन्होंने जो किताबों में या जो जो पुराने साहित्य है उसमें जो पढ़ा, उसके आधार पर समाज को समझाया, ये बुक व्यू होता है। फील्ड व्यू होता है जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, स्वयं आप रिसर्च करते हैं, जैसे एम एन श्रीनिवास ने किया, एस सी दुबे ने किया। ये लोग स्वयं फील्ड में गए, इसी तरह के आंद्रे बेते ने, ये लोग स्वयं फील्ड में गए, इन्होंने फील्ड व्यू लाए। इन्होंने समाज में क्या व्याप्त है, समाज में क्या चल रहा है, उन्होंने उसका एक जो एक खाका है, वो ओरिजिनल खाका उन्होंने इस प्रस्तुत किया। तो एक बुक व्यू है जो पुराने सोशियोलॉजिस्ट थे 1950 1940 करीब, जो विदेशी थे और उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी थे, उन्होंने बुक यानी कि जो किताबों में लिखा है, जो बुक में पढ़ा, उन्होंने उसके आधार पर जाति को परिभाषित किया, जाति को बताया। लेकिन वो लोग जिन्होंने बुक व्यू की बात करी, यानी कि जो लोग आगे बढ़े, उन्होंने जिन्होंने फील्ड में जाकर काम किया, उन्होंने जाति में होने वाले क्या परिवर्तन है, क्या ये जाति मॉडल जो है इसमें क्या परिवर्तन है, किस प्रकार से ये आज भी हावी है या किस प्रकार से शोषणकारी है या लाभकारी है, इनके बारे में अध्ययन किया। तो फील्ड में जाकर जब आप किसी चीज को समझते हैं, पहचानते हैं, वो आपके लिए ज्यादा अधिक मौलिक हो जाती है। तो फील्ड व्यू की बात जब आती है तो फील्ड व्यू में एम एन श्रीनिवास का नाम प्रथम स्थान पर जाता है। आंद्रे बेते हैं, उनका भी नाम लिया जाता है। और कहा जाए तो भारत में जाति को एक तरीके से एक सार्वभौमिक महत्व दिया जाता है और इस शास्त्रों के आधार पर दिया गया है। और इस पूरी व्यवस्था को इस रूप में देखा जाता है कि ये खेल का नियम, ये प्रश्न आया है जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते, मैं क्या बताऊं, ये खेल की नियम, यानी कि ये कहा जाता है कि जाति की व्यवस्था को एक निश्चित सिद्धांत या खेल के नियमों से संचालित किया जाता है। ये किसने कहा है? तो ये आंद्रे बेते ने। याद रखिएगा, अगर कभी आंसर लिखने की आवश्यकता तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी जाति मॉडल को किस प्रकार एक निश्चित सिद्धांत या खेल के नियमों से संचालित किया जाता है, ये बात आंद्रे बेते ने कही। आंद्रे बेते इस मॉडल से उत्पन्न होने मतलब उन्हें लगता है कि दो समस्याएं और भी हैं।
वो कहते हैं कि ये सिद्धांत इतना सामान्य मान लिया गया है कि किसी भी समाज के लिए प्रयुक्त हो, यानी कि जाति मॉडल को किसी भी समाज में अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये कहते हैं कि ये आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बारीकियों को, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक चीजों को नहीं बताता। तो अगर ये कहा जाता है कि जो आंद्रे बेते हैं, जिन्हें बेटली भी आप किताबों में हो सकता है बेटली पढ़ा हो मिले, तो मैं आंद्रे बेते बोल रहा हूँ, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है आंद्रे बेटली भी कह सकते हैं। तो आंद्रे बेटली कहते हैं कि ये जो मॉडल है वो मुख्यतः लुई डुमो के अध्ययन से जुड़ा है। लुई डुमो को मैंने नाम लिया था, लुई डुमो जिनकी किताब का नाम था होमो हेरारिकस। उन्होंने जो व्याख्या, मतलब उनकी जो जो जो, जो ये व्याख्या है ठीक ठाक मानी जाती है। उन्होंने एक अच्छा बुक व्यू, ये बुक व्यू में आ जाते हैं। लुई डुमो बुक व्यू में, जैसे मैं आपको बता ना, एक बुक व्यू होता है, एक फील्ड व्यू होता है, लुई डुमो बुक व्यू में आ जाता है। आंद्रे बेते जो है, योगेंद्र सिंह है, एम एन श्रीनिवास है, एस सी दुबे, ये फील्ड व्यू में आ जाते हैं। तो इसलिए उनका 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 जो जो अध्ययन था, जो उनका जो बताने का तरीका था वो ठीक था। और जो ये राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए इस अध्ययन को वो महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप समाज को समझना चाहते हैं तो इस प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझना पड़ेगा। उन्होंने तंजौर गांव में जाति का विश्लेषण किया था, गए थे, देखा था, लेकिन वो उस प्रकार से चीजें अस्तित्व नहीं। योगेंद्र सिंह नाम सुना होगा, योगेंद्र सिंह बहुत बड़ा नाम है समाजशास्त्रियों में आज के समय में। योगेंद्र सिंह ने अपने जो उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने जाति में परिवर्तन की बात, यानी कि जाति समूहों में जो परिवर्तन आ रहा है, जो समाज में एक नया तरीका है, उन्होंने अपने अध्ययन में परिवर्तन को समझने का प्रयास किया, जिसमें अगर कहा जाए तो वर्गीय कारक, मतलब जाति श्रेणियों के ढांचे के भीतर अपनी पहचान के नए बोध का कार्य करता है। किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, तो जाति अपने को और प्रबल बनाने का काम करती है। और इस तरह की घटनाओं में जाति उल्लंघन भी होते हैं, भाई लोग जातियों के उल्लंघन भी होते हैं, और उन अंतर विरोधों की तरफ भी ध्यान जाता है। और लेकिन इतने स्पष्ट नहीं दिखाई। देखिए अनुलोम विवाह, जैसे आपको बताया प्रतिलोम विवाह, ये जाति उल्लंघन का ही एक तरीका कह सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैं एम एन श्रीनिवास की बात करी, एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की बात की थी, जाति में किस प्रकार से जाति वर्ग भी बन जाती है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम जाति के मॉडल में परिवर्तन की बात करें, जैसे संस्कृतिकरण बताया था। संस्कृतिकरण यानी कि कोई भी एक समूह जब अपने से उच्च समूह के जीवन यापन, उसकी वेशभूषा, उसके खान पान, उसके रहन सहन, उसके कर्मकांडों को फॉलो करने लगता है, तो वो अपने जो पोजीशनल चेंज की बात मैंने बताई थी, एम एन श्रीनिवास पोजीशन चेंज की बात करता है, तो वो अपने स्थान से एक दो जनरेशन बाद, एक दो पीढ़ी बाद, जब वो बार बार क्लेम करता है तो वो ऊपर उठ जाता है, यानी कि उसकी जो व्यवस्था जो जिस लेवल पे था उससे थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। ये क्षेत्र विशेष में देखने को मिला है, ये एम एन श्रीनिवास ने कहा है कि जाति व्यवस्था में ये सामाजिक स्थिति बदलने का, सोशल पोजीशन बदलने का एक तरीका संस्कृतिकरण का है। इसी के साथ कहा जाए तो सांस्कृतिक परिवर्तन की एक अन्य प्रक्रिया है जिससे पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, उसकी भी इन्होंने बात की। उन्होंने कहा जो लोग होते हैं उनके मूल्यों में पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जो वेस्टर्न सोसाइटी की उनकी अपने मूल्य हैं, उनके अपने आदर्श हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक चीजें हैं, उनका खान पान, रहन सहन, भाषा, इन सब चीजों को जब अपनाने लगता है तो ये वेस्टर्नाइजेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा, वेस्टर्नाइजेशन क्या है? वेस्टर्नाइजेशन यानी पाश्चात्यकरण, यानी कि जो पश्चिम की संस्कृति है, पाश्चात्य नहीं, जो पश्चिम की संस्कृति है, वेस्टर्नाइजेशन यानी जो वेस्टर्न का कल्चर है, उसको जब कोई अन्य समूह उनको फॉलो करने लगता है, उनका अनुसरण करता है, अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, अपने आदर्श, अपने खान पान, रहन सहन, इन सबको बदलने लगता है, तो वो पाश्चात्यकरण कहा जाता है। जैसे आप सुनते भी होंगे, साधारण भाषा में लोग आपसे कहते भी होंगे, आपने सुना भी हो कि बहुत अंग्रेज बन रहे हो। इसका तात्पर्य यही है कि पाश्चात्यकरण, यानी कि तुम पाश्चात्य की तरफ चले गए हो, तुम्हें अंग्रेज बनने का ज्यादा शौक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे समाज में अंग्रेज जो औपनिवेशिक काल में कितना उनका प्रभाव रहा, हम लोग कितना पाश्चात्यकरण हम लोगों का हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। जैसे भारतीय समाज में जमीन पे बैठ के हम लोग भोजन करते थे, एक अपनी व्यवस्था होती थी, डाइनिंग टेबल आ गई, सोफे आ गए, अन्य प्रकार की जो चीजें हो गई, जैसे लेदर बूट्स आ गए, हम लोग लेदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो लेदर बूट्स आए। तो इस प्रकार से पश्चिमीकरण होता होता चला गया और लोग आगे इससे बढ़ते रहे।
अब ये जो बातें हुई हैं, ये बातें मैंने आपको बताई जो किसी जाति द्वारा संप्रभाव होता है। अब इसमें ढांचागत अगर परिवर्तन की बात की जाए तो ढांचागत परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल चेंज कैसा है? अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल चेंज के लिए जो भूमि सुधार हुए, जैसे विनोबा भावे का भी भूमि हुआ, सरकारों की तरफ से भी भूमि सुधार लाए गए। भूमि सुधार के जो कार्यक्रम हुए, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया गया, जो नए नए सामाजिक विधान लेजिस्लेशन बनाए गए, नए नए नियम बनाए गए, डेमोक्रेसी, ये बहुत बड़ी चीज है, लोकतांत्रिकरण, इनके डेमोक्रेसी जो लाई गई, और नगरीकरण का, नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज बनाई गई, नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो ये एक तरीके से ढांचागत परिवर्तन आता है, यानी कि जो भूमि सुधार हुए, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, सामाजिक विधान जो नए जो सोशल लेजिस्लेशन बने, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को आगे बढ़ाया गया, और जो अर्बनाइजेशन नगरीकरण बढ़ा, ये ढांचागत परिवर्तन के रूप में नजर आता है। और इन परिवर्तनों का जो वर्ण व्यवस्था कह लें, जाति व्यवस्था कह लें, ये असर पड़ता है कि जातिगत संगठन जैसे अनुकूलन, मतलब जो अपनी मतलब जो अनुकूल है वो लामबंद होने लगी, यानी कि जैसे जैसे वो जागरूक होने लगे, चाहे उन्हें आर्थिक रूप से वो एक दूसरे से जुड़ने लगे, चाहे वो राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने लगे, चाहे लोगों तक पहुंच के आधार पर एक दूसरे से जुड़ने लगे, तो जो जातियों का फैलाव था, जो जातियों का पूरे देश में फैलाव था, जो एक जुड़ाव नहीं था, इससे एक नया जुड़ाव पैदा होने लगा। भूमि सुधारों ने उसमें एक बड़ा रोल अपना अदा किया है। इसी प्रकार से शिक्षा के प्रचार प्रसार ने, जो नए सोशल लेजिस्लेशन बन गए और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था बनी, उससे इनमें एक ढांचागत परिवर्तन जो हुए, इससे जातिगत समूह में लामबंद यानी कि एक साथ जुड़ने का आधार तैयार हो गया। लोग उन विचारों को समझने लगे, उन चीजों को समझने लगे, आपस में जुड़ गए। इसी तरीके से जैसे मैंने ये ढांचागत परिवर्तन हो गया, फिर आर्थिक संबंधों की बात होती है। जो ये वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था को आप वर्ण व्यवस्था वर्ण 4 के आधार पर होता है, उसी के आधार पर जाति बनी होती है, इसलिए वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था को आर्थिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। जो एक वर्ण व्यवस्था है, इसको आर्थिक संबंधों के रूप में भी देखा जाता है। एक है ज्वान मेंचर, इसको समझने की कोशिश की। ज्वान मेंचर के अनुसार जो लोग या जातियां इस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे हैं, उनके लिए वर्ण व्यवस्था ने शोषण और दमन के एक बड़े ही व्यवस्थित और प्रभावशाली अस्त्र के रूप में काम किया। यानी कि जो इस सिस्टम में, जो इस वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में जो सबसे नीचे हैं, उनका शोषण हुआ है। ये स्पष्ट है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, ये सत्य है। उनका दमन किया गया, उनका शोषण किया गया, जो कि देखा जाए तो सामाजिक रूप से सही नहीं है। इस व्यवस्था का कार्य ऐसे वर्गों का निर्माण रोकना है जिनके हित साझे हो या लक्ष्य एक हो। मेंचर ने वर्ग को मार्क्सवादी अर्थ में लिया है और जाति संबंधों के विश्लेषण के लिए मार्क्सवादी मॉडल अपनाया। मार्क्सवादी मॉडल भी अपनाया गया। मार्क्सवादी मॉडल की बात जब भी हो तो ये समझ लीजिएगा, मार्क्सवाद दो लोगों पर मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वर्ग संघर्ष में वो दो ही वर्गों की मुख्य चर्चा करते हैं, अन्य अन्य उनको वो गौण मानते हैं, महत्वपूर्ण नहीं मानते। दो ही वर्गों की, हैव्स और हैव्स नॉट, वो जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, यानी कि वो जो संपूर्ण संपत्ति के, जिनके पास आर्थिक नियंत्रण है संपत्तियों पर, एक वो जिनके पास अपने श्रम के अलावा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी देखा जाए, आप ये पढ़ेंगे जरूर, आपको बहुत बार समझ में आए, बहुत बार आप ये शब्द निकले कि मार्क्सवादी मॉडल का मतलब है वर्ग का संघर्ष। यहाँ पर बुर्जुआ जिनका संपत्ति पर अधिकार है, जो आधिपत्य है, और सर्वहारा जिनके पास श्रम के अलावा, अपने श्रम बेचने के अलावा कुछ नहीं, तो उस मॉडल पर इसको उन्होंने यहाँ पर अपनाया। तो इस तरह जाति परस्पर, इन्होंने कहा जाति परस्पर निर्भरता और लेन देन की व्यवस्था के बजाय शोषण की व्यवस्था। इन्होंने दूसरे नजर से ज्वान मेंचर की, जिन्होंने उसे मार्क्सवादी नजरिए से देखा, ये नहीं देखा कि वो एक दूसरे के सहयोग में है। लेकिन मैंने बताया कि जैसे एक गांव में, पिछली बार बताया, एक गांव में 25 से 30 जातियां होती थी। जैसे लोहार का क्या काम है, कृषि का काम करना है, कृषि के लिए कृषक मजदूर उपलब्ध हैं। जो 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 कृषक जातियां हैं जो मजदूरी काम कर सकते हैं, वो उपलब्ध हैं। अगर हल बनाना है, हल बनाने के लिए लोहार है। लोहार जो हल होता है, हल लकड़हारा बनाता है। जो लोहार होता है, लोहार जो हल में जो लोहा लगा होता है, जिससे जमीन को टिल्ट किया जाता है, वो बनाता है। इसी तरीके से जो आप देखते हैं कि रस्सी भी बनाने वाले हैं,
तो रस्सी बनाने वाले हैं, नाई भी हैं, तो ये पूरी एक व्यवस्था है। जाति व्यवस्था एक समाज की तरह सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये होते हैं, सबकी आवश्यकताओं पूरा। तो लेकिन इन्होंने केवल उसे मार्क्सवादी मॉडल के रूप में स्थापित किया, कहा कि ये शोषण की व्यवस्था है, इसमें शोषण के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए इन्होंने कहा कि जातीय स्तरीकरण ने वर्ग द्वंद या सर्वहारा चेतना को विकसित होने से रोकने का काम किया, जो ये मैं नहीं मानता और ऐसा अन्य समाजशास्त्री भी नहीं मानते हैं यहाँ पर। और ये भी बात है कि भारतीय समाज में स्तरीकरण की एक व्यवस्था के रूप में वर्ग उस तरह से घिरे हुए नहीं मिलते जिस तरीके से जातियां घिरी मिलती हैं। वर्ग यहाँ पर एक अलग वर्ग का तरीका है और जातियों का अलग, क्योंकि जातियों पर आधारित व्यवस्था है। और तो इसलिए मार्क्सवादी मॉडल को बहुत ज़्यादा अप्लाई भारतीय जाति व्यवस्था पर नहीं किया जा सकता। शोषणकारी ही केवल नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के सहयोग पर भी आधारित है, जजमानी पर भी आधारित व्यवस्था है, जिसे आप आगे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर बात करी जाए कि सत्ता का अधिकार और जो प्रभावी जाति होती है, प्रभावी जाति आंद्रे बेते के अनुसार सत्ताधिकार, आंद्रे बेते में कहूँ तो आपकी किताब में लिखा होगा आंद्रे बेटली, तो आप बेटली के अनुसार समझिए, आंद्रे बेते में जिन्हें कहना आंद्रे बेटली की चर्चा हो रही है। आंद्रे बेटली के अनुसार सत्ताधिकार एक प्रभावी जाति से दूसरी प्रभावी जाति के पास चला जाता है। यानी कि जो सत्ता जो होती है वो सत्ता परिवर्तित होती रहती है। जो जाति किसी एक स्थान विशेष पर प्रभावी थी वो दूसरे पास चली जाती है। मैंने इससे पहले वाले क्लास में एफजी वेले की बात कही थी। एफजी वेले ने उड़ीसा के बीसीपाड़ा गांव का अध्ययन किया था, जहां पर जो 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 प्रबल जाति थे, क्षत्रिय थे, वो शराब के नशे में इतना रहने लगे कि उन्होंने सारी संपत्ति अपनी बेच दी, शराब के चक्कर में सारी संपत्ति बेच दी, संपदा बेच दी। और जो वहाँ जो बुआड जाति थी, जो नीची जाति थी, उन्होंने उनके जो निम्न जाति थी, उन्होंने उन शराब का मतलब उन्होंने सारी संपत्ति खरीद ली, तो वो उस क्षेत्र में बड़े हो गए। आप प्रभावी बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपकी स्थिति उच्च हो जानी चाहिए, क्षेत्र में आपकी अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, आपके पास संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, और आपका एक क्लेम होना चाहिए, क्लेम कर सके कि हाँ हम ऐसे रहें, हमारी हम उच्च जाति में जाने के लायक है, ये हम थे ऐसा। जैसे कि अगर आप देखें तो आगरा के जाटव्स, उनकी भी इस तरीके की स्टडी, क्योंकि समय नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, जो किताब में इस समय आपके सामने चल रहा है उसी की बात करी जाएगी। जाति और वर्ग में गठजोड़, ये कह सकते हैं कि बदलाव असमानता के एक ढांचे दूसरे ढांचे में होता है, ये स्पष्ट है। अगर कहा जाए अनिवार्यता जातिगत असमानताओं में कमी, अगर अब मैं आपको इसको मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ये समझिए कि ग्रामीण समुदाय जो हैं उनमें मतलब एक नए ढांचे, एक नया स्ट्रक्चर जो उदय हो रहा है, उसके फलस्वरूप एक तरफ सर्वहारा जमींदार है जो भूस्वामी है, दूसरी तरफ नव धनाढ्य नए लोग हैं, नए प्रभावशाली नव जमींदारों का वर्ग एक नजर आता है। जाति में वर्ग और जाति और वर्ग में गठजोड़ की यहाँ पर जब बात आती है, तो इसमें जो पहले से ही जो मतलब आप देखेंगे, जो पहले से ही जमींदार हैं वो नए और कुछ नए भूस्वामी जोड़ रहे हैं, जिनने जो संपत्ति खरीदते चले जा रहे हैं, जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये वर्ग जो होता है एक जातिगत समूह अपने को जातिगत समूह में जोड़ लेता है। और तो इसी प्रकार से जाति और वर्ग का एक हम देखते हैं तो मिश्रण भी मिलता है। और अगर देखा जाए तो जाति के कई प्रकार के रूप में जाति का नियंत्रण होता है अपने समाज पर। जाति अपने समाज को नियंत्रित करके रखती है। और कि ये कहा जा सकता है कि अगर नियामक की बात आती है कि कुछ जाति कुछ निश्चित जो कार्य क्षेत्र होते हैं अपने मतलब जो वो अपने नियमों की से वो चिपकी रहती है, जबकि अन्य कार्य क्षेत्रों में जाति समूह और उनके सदस्य ऐसे क्रियाकलाप अपना लेते हैं जो वर्ण व्यवस्था की पारंपरिक योजनाओं से बिल्कुल हटकर। देखिए आज जैसे समाज बदला है, जैसे समाज बदला है, मैंने बताया सामाजिक विधान यानी सोशल लेजिस्लेशन, नए कानून आ गए, नगरीकरण बढ़ गया, लोग एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान में चले गए, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया, नई आर्थिक प्रयोजन की नई विधियां आ गई, नए तरीके आ गए। तो इन सब ने बहुत ही ज्यादा परिवर्तन जो जाति में बहुत परिवर्तन आ गया। तो इसलिए जातियों का आधार, जातियों की रूपरेखा उस प्रकार नहीं रही जैसे पहले थी। अब आज के समय में जातियों में गतिशीलता बेहिसाब देखी जा सकती है, और
जातीय पहचान वोट तक तो ज़रूर सीमित है, जिसको मैं बार-बार मैं कहूँगा वो स्पष्ट है कि जब वोट की बात आती है तो जातियों के चुनाव जाति भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनमें जाति का प्रभाव बहुत अधिक होता है। वो अपने जाति के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने को लोकतांत्रिक व्यवस्था में और प्रबल तरीके से अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने के लिए अपने को वो आगे लाते हैं। तो इसलिए अगर आप देखा जाए तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इनमें आपसी फूट भी होती है। क्योंकि ये अगर आप देखा जाए तो अब जैसे आप इस तरह से देख सकते एक करीब आज से 20-25 साल पहले एक उदाहरण था। जयपुर में एक खंडेलवाल वैश्य महासभा एक वार्षिक चुनाव हुए। इस चुनाव में सैकड़ों कार, जीप, ऑटो रिक्शा और स्कूटर मोटरसाइकिल लगे हुए थे। सड़क के दोनों तरफ चुनाव के लिए लगभग 60 स्टॉल लगे थे। भाई आइए चुनाव के लिए जाइए। इस सड़क पर आने जाने वाले यातायात को दूसरे मार्ग पर मोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने ये बंदोबस्त कर दिया, भाई चेंज कर दिया। ये सिर्फ जातिवाद का प्रदर्शन ही नहीं था बल्कि इसमें जाति के अंदर की गुटबाजी भी खूब देखने को मिली। यानी कि जब खंडेलवाल जो वैश्य महासभा का जो चुनाव हो रहा था, ये नहीं कि एक जाति पूर्ण रूप से एक होगी, इस जाति में भी गुटबाजी दिख रही है। जो मैं जयपुर का आपको उदाहरण इस जाति आपको देखा कि वैश्य जाति में यहाँ पर भी गुटबाजी दिख रही है, जाति के अंदर भी। तो इसमें हजारों पैसा खर्च हुआ, तो इसमें यही होता है कि इस प्रकार से जाति, क्योंकि पैसा खर्च हुआ, इस प्रकार से जाति में वर्ग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपनी जाति में जो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है वो अपने को अधिक से अधिक रूप से अपने को प्रभावी रूप से विश्लेषित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। भारत में जातिगत जोड़ तो रहता ही, इसके बारे में बताया जाता है। जाति की गतिशीलता की बात करी जाए तो ये मैंने आपको बताया कि श्रीनिवास ही नहीं, आज आप स्वयं इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि ब्राह्मण जैसे उच्च उच्च उस पे था, लेकिन ब्राह्मण आज अन्य कार्यों में भी लगा है और जाति बंधन काफी हद तक टूट चुके हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको ये नहीं आभास है, ना आप इसको पहचानना चाहते हैं, ना आपके लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस जाति व्यक्ति आपके बगल में बैठा है। ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं रह जाता आज के समय। पहले था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है कि आप जिस होटल में या जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वहां पर कौन व्यक्ति भोजन बना रहा है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि पक्का खाना किससे लेना है, कच्चा खाना किससे लेना है, ये एक अलग अलग तथ्य था। इस प्रकार से देखा जाए जाति बंधन इस समय टूट चुके हैं। जैसे कि एक समाजशास्त्री जिन्होंने लखनऊ में अध्ययन किया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जाति केवल और केवल अब घर तक सीमित रह गई है। व्यक्ति जो होता है वो जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो अपनी जाति के नामक कोट को, जाति नामक अपने वस्त्र को खूंटी पे टांग के निकलता है। यानी कि वो उसे वहीं तक सीमित कर देता है, जहां तक घर है वो घर आएगा, घर में पूजा पाठ करेगा। आप ऑफिस में जाते हैं, आप अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं, वहां पर इस तरीके के बंधन नहीं होते, इस तरह की विचारधाराएं नहीं होती, होती हैं लेकिन इतनी प्रबल नहीं होती है। तो इसलिए जाति में गतिशीलता हमें देखने को मिलती है। एम एन श्रीनिवास ने जैसे संस्कृतिकरण बताया, पाश्चात्यकरण बताया और अन्य प्रभावी जाति बताया, और नए नए विधान जैसे आते गए परिवर्तन। मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने डिस्कस किया प्रजाति आप समझ गए होंगे, निर्जातिवाद जो बताया वो समझ गए होंगे। जाति और वर्ग में किस तरीके से सामंजस्य बना, जाति में किस प्रकार से वर्ग बन जाते हैं और जाति और वर्ग में मेल जोल किस प्रकार से होता है, जाति में गतिशीलता किस प्रकार से होती है, बुक व्यू क्या होता है, फील्ड व्यू क्या होता है। फील्ड व्यू यानी कि जो क्षेत्र में जाकर अध्ययन किया जाता है, उससे किस प्रकार से अब अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से हम सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं, जानते हैं। इसीलिए ये सब चीजें आज डिस्कस हुई, विचार विमर्श किया गया। मुझे उम्मीद है कि आप जो चीज बताई आप लोग इस चीज को समझ सके होंगे और कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए अपने जो आपकी बुकलेट है उसको जरूर देखते रहिए और इस बुकलेट के थ्रू आप काफी चीजें समझ जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप आज आपको जो है
ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति बता दी मैंने, 3 रंगों पे आधारित होती है। कॉकसाइड हो गए, मंगोलाइड हो गए, निग्रोइड हो गए। उसी प्रकार से नरजातीयता क्या होती है? उसमें धर्म, भाषा और अन्य चीज़ें आ जाती हैं। वर्ग, जाति क्या होती है वो बता चुका हूँ, वर्ग क्या होते हैं बता चुका हूँ। इसी के साथ मैं बस कंक्लूड करता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।